जापान का फर्स्ट वीज़ा बहुत इजी है, सिर्फ 550 रुपये का वीज़ा है। जापान में ट्रैवलिंग बहुत ही कन्वीनियंट है, इससे तो काफ़ी कम आपका कॉस्ट में जापान आप कवर कर सकते हैं। और मैं स्नो भी मिलेगा आपको सी भी मिलेगा, आपको चेरी ब्लॉसम्स भी मिल जाएंगे एंड आपको जूस भी मिलेंगे, जो की टिकट है वो 30,000 में मिल जाएगी। हेलो, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग जापान ट्रिप के बारे में। अगर आप भी जापान का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। पहली बात तो ये कि जापान क्यों, तो जापान इसलिए क्योंकि जापान का फर्स्ट वीज़ा बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ 550 रुपये का वीज़ा है। दूसरी बात, जापान में ट्रैवल करना बहुत आसान है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें दूसरी कंट्रीज से तो जापान में ट्रैवलिंग बहुत ही कन्वीनियंट है। तीसरी चीज़ कि जापान ट्रैवलिंग का कॉस्ट इतना ज़्यादा नहीं है कंपैरेटिवली। अगर आप देखें यूरोप या यूएस से तो काफ़ी कम आपका कॉस्ट में जापान आप कवर कर सकते हैं। और मैं कंपेयर इसलिए यूरोप और यूएस से कर रहा हूँ क्योंकि जो जापान का जो लैंड है उसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हैं, राइट फ्रॉम स्नो भी मिलेगा आपको सी भी मिलेगा, आपको चेरी ब्लॉसम्स भी मिल जाएंगे एंड आपको जूस भी मिलेंगे, जो कि और साथ ही साथ अगर आप फूड के शौकीन हैं तो आपको जापानीज़ कुजीन भी काफ़ी पसंद आएगी। तो ये तो रीज़न था जापान क्यों जाना चाहिए। अगर आप भी जापान जाना चाहते हैं तो इनमें से आपको काफ़ी सारी चीज़ें पसंद आएगी। इसके अलावा अगर आपको जापान जाना है तो कौन से सीज़न में आपको जापान जाना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि पूरे साल भर जापान मतलब टूरिज़्म के लिए बहुत फेवरेट रहता है, वहाँ पे भी सीज़न्स हैं। तो जापान जाने का जो सबसे अच्छा सीज़न है वो है दिसंबर से लेके अप्रैल एंड तक। दिसंबर इसलिए कि उस टाइम पे वहाँ स्नोफॉल चालू हो जाती है, तो आपको काफ़ी जगहों पे स्नो दिखेगी। और क्रिसमस के टाइम पे आई थिंक वहाँ पे भी फेयर्स वगैरह होते हैं, ऑल्दो वो जापानीज़ लोग क्रिश्चियंस नहीं हैं। दूसरी चीज़, जब आप अप्रैल के आसपास आते हैं, मतलब मार्च अप्रैल फेब एंड से आपको जो है कुछ टाइम बाद, मतलब मार्च में स्टार्टिंग मार्च से आपको चेरी ब्लॉसम्स दिखने लगते हैं, तो वो सीज़न भी काफ़ी फेमस है। चेरी ब्लॉसम वाला जो सीज़न है जापान में लोकल टूरिज़्म भी बहुत हाई रहता है, तो उस वजह से जब आप मार्च या अप्रैल में जा रहे हैं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से प्लान करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया कि जापान में आपको किस सीज़न में जाना चाहिए। आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपको स्नोफॉल के टाइम जाना है तो दिसंबर के आसपास जाइए, या जनवरी के आसपास जाइए, या फेब में जाइए। अगर आपको चेरी ब्लॉसम्स भी देखने हैं तो आप फेब एंड से लेके मार्च मिड तक जा सकते हैं, और उसके बाद मार्च एंड में आप रिटर्न आ सकते हैं अगर आपको चेरी ब्लॉसम्स देखने हैं। इसके बाद कितने टाइम के लिए आपको जाना चाहिए जापान, ये डिपेंड करता है आपको कितने एरियाज़ वहाँ पे कवर करने हैं। मेरे हिसाब से आपको एटलीस्ट 15 दिन तो लेने ही चाहिए। 15 दिन से ज़्यादा कम, मतलब 15 दिन से कम अगर आप जापान जाते हो तो आप लोकेशंस कवर नहीं कर पाओगे उसमें, क्योंकि जापान में आप जब ट्रैवल करोगे ना तो आपको 2-3 डेस्टिनेशंस भी आप चूज़ करते हो, तो आपको एटलीस्ट 2 से 3 दिन चाहिए होते हैं वो पूरा कवर करने के लिए। तो आप मेरे ख्याल से आपको 14 दिन तो कम से कम, क्योंकि उतने दिन का वीज़ा आपको इजीली मिल जाएगा। फर्स्ट टाइमर्स को 14 दिन का मिल जाता है वीज़ा। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे, अगर आपको 30 दिन ही घूमना है, मान लो आपको एक मंथ लॉन्ग ट्रिप ही करनी है, तो आपको वीज़ा कैसे मिल सकता है उतने टाइम का, क्योंकि हमें 30 दिन का ही मिला है। ओके, तो ये तो हो गई कितने टाइम के लिए आपको जाना चाहिए। इसके बाद आपको अगर वीज़ा करवाना है तो इंडिया में तो घर बैठे भी मिल जाता है वीज़ा। ई वीज़ा नहीं है, आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगेगा, स्टिकर वाला वीज़ा है, स्टिल आपको घर बैठे ही मिल सकता है जापान का वीज़ा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ कंपनीज़ हैं जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जैसे मुंबई में हमने वीज़ा लाउंज यूज़ किया, आप भी सिमिलर कंपनीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसकी डिटेल में वीडियो में डाल दूँगा। तो वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करके लेके जाएंगे और आपकी आइटिनरी के बेस पे वो आपको वीज़ा डेज़, मतलब वीज़ा कॉन्सुलेट में जाके आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और आपकी आइटिनरी के बेस पे आपको वीज़ा ड्यूरेशन मिल जाएगा, मतलब वही वीज़ा उतने ड्यूरेशन के लिए मिल जाएगा। अब इसमें आपको कैसे 30 दिन का वीज़ा मिल सकता है, इसके लिए आप एप्लीकेशंस हैं जिनसे आप आइटिनरी बनाइए, प्रॉपर आइटिनरी 30 डेज़ का बनाइए, या 20 डेज़ 21 डेज़ का बनाएंगे। अगर आप आइटिनरी तो आपको 30 डेज़ का वीज़ा मिलता है।
तो उसके लिए आप ChatGPT जैसे एक एप्लीकेशन है उसको यूज़ कीजिए जो हमने यूज़ की थी, या फिर मैं अपनी आइटनरी भी इसमें डालूँगा। तो आप सिमिलर आइटनरी यूज़ करके भी 30 डे का वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है इम्पॉर्टेंट वो क्या है, ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप जापान जाते हैं। तो ट्रैवल इंश्योरेंस भी आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। आई थिंक एक जन का एक इंसान का 1600 रुपये में आपको मिल जाएगा, 1600 या 1700 रुपये। अगर उसका भी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद फ़्लाइट टिकट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जापान में, उनमें से एक चीज़ है फ़्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और आपका JR पास। ये तीनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें ये ध्यान दीजिए कि आप एटलीस्ट 60 डेज़ पहले बुक कर रहे हैं। 60 डेज़ पहले या 90 डेज़ पहले बुक करने में क्या होगा कि आपको पर पर्सन जो फ़्लाइट की टिकट है वो 30,000 में मिल जाएगी, टू एंड फ्रो, अगर आप जापान का कर रहे हैं तो, मतलब बोथ साइड के टिकट्स। तो इसमें आपके काफ़ी पैसे सेव हो जाते हैं। अगर आप यही टिकट 10 से 15 दिन पहले या 20 दिन पहले बुक करेंगे तो आपको 50,000 तक में मिलेगी, मतलब 40 से 50,000 पर पर्सन की मिलेगी राउंड टिकट्स। तो ट्राई करो फ़्लाइट टिकट्स एटलीस्ट पहले बुक कर लो। उसके बाद नेक्स्ट चीज़, आपको फ़्लाइट टिकट बुक करते ही क्या करना है, आपके होटल्स बुक करना स्टार्ट करना है। होटल्स बुक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जापान में जब ये हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप अगर पहले टिकट्स बुक करते हो होटल की तो होटल्स बुक करते हो तो आपको सेम होटल अप टू 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा। और इसकी भी बुकिंग टेक्निक होती है, जैसे आप पहले तो आप booking.com पे आपको जो होटल पसंद है वो ढूंढ लो और उसको सेम होटल को आप कॉपी करके गूगल पे सर्च करो तो आपको वो सेम होटल पे एटलीस्ट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये तो एक ट्रिक है आपके होटल बुक करने के। और जब आप होटल बुक करते हो तो इस हिसाब से करो, जैसे मान लीजिए आपको ओसाका में रहना है, ओसाका घूमना है, क्योतो घूमना है, ओकायामा घूमना है, या ओसाका से इवन आप फुकुओका घूमना चाहते हो तो भी आप ओसाका में रुकिए और वहाँ से ये सारी एरियाज़ आप कवर कर सकते हैं। ये कहने का मेरा इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होटल्स जो हैं जापान में जब आप बुक करेंगे तो उनका चेक इन टाइम 3 बजे होता है, 2 बजे या 3 बजे। आप कई होटल्स में तो 4 बजे भी होते हैं। तो जब आप होटल्स चेंज करेंगे तो उस दिन आपका काफ़ी टाइम इसमें चला जाएगा, तो वो अवॉइड करो और एरिया वाइज आप होटल्स किसी एक सेंट्रल लोकेशन पे लो और वहाँ से आप घूमो। क्योंकि आप जब JR पास लोगे, जो कि मेरा अगला टॉपिक होने वाला है, तो आपको ट्रैवलिंग काफ़ी कन्वीनियंट है। होटल्स आप एक जगह रह के आप आसपास घूमो। तो ये तो हो गया होटल। इसके बाद से जब आप अगर आप ड्राइव करना चाहते हो वहाँ पे, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ गो कार्टिंग होती है जो टोक्यो में आप मेन रोड्स पे गो कार्टिंग कर सकते हो। उसके लिए फिर आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लगेगा, तो वो आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी लेके जाओ अगर आप वहाँ ड्राइव करना चाहते हो। उसके बाद जब आप वहाँ पे जाना चाहते हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका ट्रैवलिंग के लिए जो यूज़ होगा वो होगा JR पास। JR पास एक कंप्लीट पैकेज आपको देता है। उस JR पास से आप उनकी बुलेट ट्रेन्स, जापान की JR लाइंस जितनी भी हैं उसमें आप ट्रैवल कर सकते हो और काफ़ी सारी बसेस भी JR की जो है उसमें फ्री है। तो आप जब ये JR पास लेते हो तो ये ऑलमोस्ट आपकी ट्रैवलिंग जो है जापान में वो फ्री हो जाती है। मैंने ऑलमोस्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे कई जगह ऐसी हैं जैसे माउंटेन्स हो गए या रिमोट लोकेशंस हो गई जहाँ पर कुछ चार्टर्ड बसेस जाती हैं, तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। बट जो मेन लोकेशंस हैं वहाँ पर आपको JR लाइंस मिलेंगी। मैक्सिमम जगह पे आप फ्री में ट्रैवल कर सकते हो विद योर JR पास। तो JR पास ज़रूर ले लो। JR पास 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन का आता है, जिसमें आपको क्लुक से अगर आप पास ये खरीदते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स पे मिल जाता है। वही पास अगर आप जापान में जाके लोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, आप यहाँ से लेके जाओगे तो आपको सस्ता पड़ता है। तो ट्राई करो यहाँ से ही आप बुक कर लो एटलीस्ट 20 दिन पहले, और जब वो पास आपके पास आ जाए उसको आप लेके कैरी करो जापान, और वहाँ पे जाके आप एक्सचेंज, एक्चुअली वो पास नहीं होता जो हमारे पास लुक से आता है, वो एक्सचेंज टिकट होती है। वो एक्सचेंज टिकट ले जाके आप जापान में जब आप लैंड करते हो एयरपोर्ट पे, वहाँ से आप एक्सचेंज करवा लो उसको, या फिर आप JR के स्टेशन जो मेन स्टेशन है वहाँ जाके भी एक्सचेंज करा सकते हो। तो ये हो गया JR पास। लेकिन जब आप जापान में लैंड करते हो तो आपको सबसे पहली चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो पड़ेगी इंटरनेट की। ऑल दो
स्टेशंस और एयरपोर्ट पे वाईफाई है, बट जब आप ट्रैवल कर रहे होगे तो आपको एक सिम की ज़रूरत पड़ेगी। या तो आपको सिम चाहिए या फिर आपको वाईफाई जो पोर्टेबल वाईफाईज होते हैं वो आप ले सकते हो। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से ई सिम होती है। जैसे ई सिम की कंपनीज़ हैं एयरालो, यहाँ से आप ई सिम लीजिए जो आपको कंपैरेटिवली चीप पड़ेगा। अगर आपके फ़ोन में ई सिम नहीं चलता है तो एयरपोर्ट पे लैंड करके आपको सिम मिल जाएगी, जो कि काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जो कि सिम प्रोवाइड करती हैं, वो आप उनसे ले सकते हो। इसके बाद से जब आपके पास जब आप वहाँ लैंड कर रहे हो, मान लीजिए आप कल लैंड करने वाले हैं जापान, तो आप आज एटलीस्ट मतलब 24 आवर्स पहले तक भी आप आपकी ई इमिग्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। जापान जो है वो क्या, उनकी एक पोर्टल है डिजिटल जापान, उस पर जाके आप जो भी चीज़ें आप कैरी कर रहे हो, आपका अगर अभी करंट में कोविड टेस्ट वो लोग मांगते हैं जब आप इंडिया से जा रहे हो, तो आप आपके कोविड टेस्ट के रिज़ल्ट्स विदिन 3 डेज़ के रिज़ल्ट आप उसमें अपलोड कर दो। आप कोई भी आइटम्स अगर नहीं लेके जा रहे हो तो वहाँ पे आप अपलोड कर दो। तो ये सब चीज़ें जब आप उनके पोर्टल पे अपलोड कर दोगे तो आपको वो QR कोड्स दे देंगे। वो QR कोड लेके आप डायरेक्ट इमिग्रेशन पे जाइए और आपका इमिग्रेशन काफ़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये सब नहीं करके जाते हैं तो ये मान के बैठिए कि आपको 40 से 50 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप वो करके जाएँ, उसका भी लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद जब आप जापान में घूम रहे हो तो आप एटलीस्ट 2 डेबिट कार्ड लेके जाइए। ऐसा इसलिए है कि कई बार जो है आपकी डेबिट कार्ड कंपनीज ट्रांजैक्शंस ब्लॉक कर देती, तो एक आपके पास बैकअप होनी चाहिए। तो ये तो हो गया पूरा हमारा जापान का क्या क्या आपको वहाँ करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताता हूँ जो कि वीडियो में कहीं भी हमने नहीं देखी। ये एप्लीकेशंस आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें ये एप्लीकेशन और कुछ कार्ड्स जो हैं जो आपके हमेशा काम आएंगे। तो पहला तो आप जापान में जैसे ही आप लैंड करते हो वहाँ जाके आप सुइका या पासमो ये कार्ड ले लो और उसमें पैसे डाल लो, कैश मतलब। अगर आप 10,000 20,000 कैश उसमें डाल के रखते हो, अगर आप 2 लोग जा रहे हो तो 2 अलग अलग सुइका और पासमो लो, दोनों लोगों के इसमें आप कुछ कुछ पैसे डाल लो। वो इसलिए कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो एक्सट्रीम लोकेशंस पे तो ये सुइका जो है आपको पेमेंट में काम आएगा। कई जगह पे आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलेंगे, तो ये सुइका जो है वो मैक्सिमम जगहों पे, इवन आप जहाँ आप खाने जाओगे रेस्टोरेंट्स में वहाँ पे कर सकते हो, आप वेंडिंग मशीन्स में पे कर सकते हो सुइका से। तो ट्राई करो आप सुइका लेके जाओ। नेक्स्ट चीज़, सुइका नहीं लेके नहीं मतलब वहाँ से आप सुइका ले लो तो सुइका लेके उसमें आप पैसे लोड कर लो, IC कार्ड्स बोलते हैं बेसिकली उनको। उसके बाद से आपके फ़ोन में आप एक तो नेविटाइम ऐप है जो जापान के लिए है, वो लेके जाओ, मतलब आप डाउनलोड करके जाओ। गूगल ट्रांसलेट ऐप में आप जापानीज़ लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज डाउनलोड करके जाओ। और गूगल मैप्स में चाहिए तो आप डाउनलोड करके जाओ, वहाँ के लोकल मैप्स या नहीं भी लेके जाओगे तो भी चल जाएगा अगर आपका इंटरनेट चल रहा है तो। बट ये जो ऐप्स हैं यहाँ पे काफ़ी काम आने वाली हैं। गूगल मैप्स तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हो जब आप जापान में ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो एग्जैक्ट स्टेप वाइज आपको डिटेल बताते हैं। तो ये सारे ऐप्स आप लेके जाओ। इसके अलावा एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगा जो वीडियोज़ में किसी ने भी नहीं दी है। आप हमेशा जब आप आपके कार्ड से पैसे विड्रॉ कर रहे हो तो आप 7-Eleven अगर आपको कहीं पे दिखता है तो वहाँ से पैसे विड्रॉ करो। जो 7-Eleven के ATMs हैं उसमें कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है या सबसे कम ट्रांजैक्शन चार्ज है। तो ये समझ लो आप हर एक ट्रांजैक्शन पे 110 येन के आसपास आप सेव करेंगे। तो एक तो ये पॉइंट है कि आप ATMs 7-Eleven के यूज़ करो ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी चीज़ ये कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो जापान में तो 10-20 हज़ार येन आप हैंड में लेके चलो, क्योंकि वहाँ अभी भी ऐसे काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो आपको कैश ही एक्सेप्ट करेंगी स्मॉल ट्रांजैक्शंस के लिए एटलीस्ट। तो ट्राई करो कुछ कैश हाथ में आप लेके जाओ, उसके लिए आप ये डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो ये थी हमारी जापान के लिए कैसे आप प्लान कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में डालो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ही मैं हमारा आइटिनरी भी डालने वाला हूँ, तो आप वो सेम आइटिनरी यूज़ कर सकते हो। इसमें कंप्लीट डिटेल है, तो आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और लाइक करो अगर आपको हमने हेल्प
रखिए।